Assalamu alaikum everyone. Today I'm again taking up June 2022 O-level accounting paper number 1 variant 7707 slash 12. Okay, so question number 11. मैंने 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो पोस्ट की हुई है. Now we are on to question number 11. Maria's draft financial income statement for the year ended 31st March 2022 showed a profit for the year of $38,750. On 31st December 21, Maria received a 5% bank loan of $4,800, which was incorrectly treated as a revenue receipt. यानी लोन को इनकम ट्रीट कर लिया है एज एन अदर इनकम, एज अ रेवेन्यू इनकम ट्रीट कर लिया है. लोन को लोन ट्रीट नहीं किया, उसको इनकम में यानी प्रॉफिट में ऐड कर दिया गया है. 5% बैंक लोन मीन 5% इंटरेस्ट रेट. In error, a whole year interest on the bank loan was included in the draft income statement for the year ended 31st March 2022. अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में अजीब सा है कि अगर उन्होंने इसको रेवेन्यू रिसीट ट्रीट कर लिया है तो फिर फुल ईयर इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर लिया. लोन इसको समझा ही नहीं है तो इंटरेस्ट भी कर. बट वट एवर दे आर सेइंग वी हैव टू फॉलो दैट. व्हाट वाज द करेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. हमें प्रॉफिट को क्रैक करना है. यहाँ पे दो इश्यूज हैं. इशू नंबर 1 ये है कि लोन को इनकम ट्रीट किया है, उसको हमें रिवर्स करना है. सेकंड इशू ये है कि फुल ईयर इंटरेस्ट चार्ज के लिए वेयर एज लोन वाज रिसीव्ड ऑन when it was received on 31st December 2021 and your year end is at 31st March 2022. तो सिर्फ 3 मंथ्स का इंटरेस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए था. इन्होंने फुल ईयर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है. ये दो करेक्शंस करके हमें प्रॉफिट के फिगर को क्विकली रेक्टिफाई करना है. ठीक है, अभी जो प्रॉफिट का गिवन फिगर है दैट इज 38,750. सॉरी, ये पेन वर्क नहीं कर रहा. लेट मी टेक अनदर वन. दिस इज योर प्रॉफिट फिगर, गिवन प्रॉफिट फिगर. ठीक है. अच्छा, इसमें हमें क्विकली 4800 रिवर्स करना पड़ेगा. ठीक है, एज करेक्शन, बिकॉज 4800 इज नॉट एन इनकम, इट्स अ लोन फिगर. तो 4800 हमें इसमें रिवर्स करना पड़ेगा फॉर करेक्शन. सेकेंडली, जो इंटरेस्ट बनता है इसका एक्चुअली दैट इज 5% ऑफ 4800 इंटू 3/12. जो इंटरेस्ट की सही कंप्यूटेशन है दैट इज़ 5% इंटू 4800 इंटू 3/12. यानी 5% ऑफ 4800 इज 2400 इंटू 3/12. सॉरी, 5% 4800 इज 240. 240 इंटू 3/12 इज $60. ठीक है, $60 इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इन्होंने फुल ईयर इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है तो फुल ईयर इंटरेस्ट जो है वो 240 बनता है. ठीक है, फुल ईयर इंटरेस्ट 240 बनता है. तो इन्होंने बेसिकली 240 इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है, वेयर एज दे शुड हैव चार्ज ओनली $60 इंटरेस्ट. ठीक है, तो अब इन्होंने जो ओवर रिकॉर्डिंग की हुई है हमें उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. 60 के बदले 240 यानी $180 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है अकाउंट्स में, तो वो हमें प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ेगा. बिकॉज इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फिगर, इंटरेस्ट से प्रॉफिट कम होता है. तो इन्होंने 240 से कम किया हुआ है, वेयर 60 से करना था, तो हम 180 ऐड बैक कर देंगे टू प्रॉफिट. इंटरेस्ट ओवर चार्ज्ड. ठीक है, तो अब हम कैलकुलेटर यूज करेंगे यहाँ पर. ओके, 38,750 minus 4,800 and add back 180. So your correct answer is 34,130. 34,130. This is the corrected profit figure. अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें 34,130 इज ऑप्शन नंबर बी.
So this is the correct answer, option number B, 34,130. अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर स्टूडेंट्स पैनिक से हो जाते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी काम एंड कंट्रोल्ड, सुकून से वर्किंग्स करें, समझें और आंसर्स अचीव करें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना बुरा नहीं होता, क्योंकि आपके पास टाइम सेविंग क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 को आप काफ़ी क्विकली कर सकते हैं। Which statement about reducing balance method of depreciation is not correct? इसमें से आपने वो स्टेटमेंट पिक करना है जो करेक्ट नहीं है, यानी इनमें से तीन स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए, a lower amount of depreciation is charged in the early years of an asset's life than in the later years. मुझे ऑप्शन ए ठीक लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए में इन्होंने बिल्कुल गलत बात की है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वो मेथड है जिसमें हायर डेप्रीसिएशन चार्ज is recorded in early years and lower depreciation charge is recorded in upcoming years in the following years। यानी इसका जो depreciation charge है वो higher होता है अर्ली ईयर्स में, और हर गुजरते साल, हर प्रोसीडिंग ईयर ये चार्ज रिड्यूस होता जाता है एट ए रिड्यूसिंग रेट, राइट। तो ऑप्शन ए लुक्स टू बी द करेक्ट आंसर, बट बिफोर फाइनलाइजिंग इट बाकी भी देख लें, बी सी डी, कहीं ऐसा ना हो कि हमने कुछ गलत रीड कर लिया। B. Each year a given percentage is charged from the cost of asset less depreciation to date। ये बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें ये यही कह रहे हैं कि हर साल एक गिविंग परसेंटेज जो है डेप्रीसिएशन की वो चार्ज की जाती है ऑन द ओपनिंग नेट बुक वैल्यू ऑफ दैट एसेट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सो शुड नॉट बी योर आंसर। सी, इट इज यूज फॉर एसेट विच गिव ग्रेटर बेनिफिट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। अगेन ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी में उन्होंने सही बात की है कि एसेट, ये उन एसेट्स के लिए यूज़ किया जाता है जो हायर यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हायर एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं इन अर्ली ईयर्स, और लेटर ऑन कम देते हैं। D, the net book value of the non-current asset will never reach nil value। This is also correct कि अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो नेट बुक वैल्यू है वो कभी भी ज़ीरो रीच नहीं करती, इवन डेसिमल्स में चली जाएगी लेकिन ज़ीरो रीच नहीं करेगी, ये आप वर्किंग करके देख सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए वो वाहिद ऑप्शन है जो सही बात नहीं कह रहा है, एंड वी आर लुकिंग फॉर दैट ऑप्शन विच इज़ नॉट करेक्ट। और ऑप्शन ए में यही वो कह रहा है, अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड a lower depreciation charge is calculated in early years and higher in later years। तो ये बिल्कुल गलत बात कह रहा है, और यही हमने इसमें चूज़ करनी है। ओके, ऑप्शन मैं इसमें मार्क कर दूं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 13. The financial year of Yang ends on 31st March. On 1st April 2021, he purchased a machine for $4,000. He estimated that it would have a useful working life of 3 years and a residual value of $100. Yang uses straight line method of depreciation. The machine was sold on 1st April 2022 for $1,500. What was the loss on disposal? Machine जो है वो परचेज की है ऑन 1st April 2021 एंड इट वाज सोल्ड ऑन 1st April 2022, यानी एक साल यूज़ करने के बाद मशीन सेल ऑफ कर दी है। तो बी केयरफुल, यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं कि वो क्विकली मशीन की पूरी लाइफ जो है 3 इयर्स की, वहाँ पर बुक वैल्यू निकालते हैं और उसको कंपेयर करते हैं विद सेल प्रोसीड और लॉस या प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल क्विकली निकाल देते हैं, और वो आंसर आपके प्रोबेबल ऑप्शंस में होता भी है, जो गिवन ऑप्शंस होते हैं उसमें मिल भी जाता है, तो स्टूडेंट बड़े खुश होते हैं कि हमें आंसर क्विकली मिल गया। ये ट्रिक होती है थोड़ी सी। एक साल यूज़ करने के बाद मशीन सेल ऑफ की है, तो हम इसको क्विकली वर्क ऑफ करते हैं। हमें प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना है। मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल जो है वो मशीन की लास्ट बुक वैल्यू, यानी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल जो बुक वैल्यू होती है, और जो सेल प्रोसीड्स होती है उसका डिफरेंस होता है। अगर सेल प्रोसीड्स ज़्यादा होती हैं उसकी बुक वैल्यू से, तो इट कॉल्ड अ प्रॉफिट सिचुएशन। इफ सेल प्रोसीड्स आर लोअर देन द बुक वैल्यू, देन इट्स अ लॉस सिचुएशन। तो हम क्विकली इसको वर्कआउट कर लेते हैं यहाँ पर साइड में। ओके, मशीन की जो कॉस्ट है दैट इज $4,000, ठीक है, सॉरी 40,000 हो गया। हम सबसे पहले इसकी एनुअल डेप्रीसिएशन निकालेंगे। एनुअल डेप्रीसिएशन $4,000 मशीन की कॉस्ट है। इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है दैट इज 100 डिवाइड बाय यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ 3। So this is 3,900 divided by 3,
इक्वल्स टू $1,300 पर एनम, यानी मशीन की जो एनुअल डेप्रीसिएशन है दैट इज़ $1,300 पर एनम। ठीक है, एक साल आफ्टर फर्स्ट ईयर, आफ्टर 1 ईयर जब डिस्पोज ऑफ हुई है, जो नेट बुक वैल्यू होगी मशीन की दैट विल बी $4,000 माइनस 1,300, जो एक साल की डेप्रिसिएशन होगी, एंड दिस कम्स आउट टू बी $2,700। यानी एक साल मशीन यूज़ करी है आपने और उस पर $1,300 की डेप्रिसिएशन लगी है, तो एक साल बाद मशीन की जो नेट बुक वैल्यू होगी एंड एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल दैट वुड बी $2,700, और आपने मशीन डिस्पोज ऑफ की है एज पर क्वेश्चन $1,500। सो इट clearly looks to be a loss situation. Loss on disposal, $2,700 minus $1,500, $1,200, क्योंकि मशीन की जो बुक वैल्यू थी आफ्टर 1 ईयर एज पर the given formula that was $2,700 and it was disposed of for only $1,500, so it clearly shows a loss situation of $1,200। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, $1,200। Okay, now we get on to question number 14 quickly. On 1st April 2021, commission receivable 210 was outstanding। देखिए ये commission receivable है, यहाँ पर ट्रिक अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ये हो जाती है कि वो इसको एक्सपेंस समझ के काम शुरू कर देते हैं। इट इज़ एन इनकम अकाउंट। कमीशन रिसीवेबल 210 was outstanding. Commission received during the year amounted to 4850, which journal entry should have been made at the end of financial year on 31st March 2022। ऑप्शंस को देख के बेसिकली नजर आता है ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, जो एडजस्टमेंट टू फाइनल अकाउंट होते हैं। जो कमीशन इनकम आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएगी अंडर द एडजस्टिंग एंट्री, आपको वो यहाँ पर बतानी है। ठीक है, अगर आप बहुत कंफर्टेबल हैं मैथमेटिकली तो आप स्टेटमेंट बना लें, नहीं तो मैं जैसे करता हूँ क्विकली, तो मैं ये करता हूँ कि मैं एक क्विकली टी अकाउंट बना लेता हूँ कमीशन का, कमीशन इनकम का या कमीशन रिसीवेबल का। एक क्विक टी अकाउंट बना लें कमीशन रिसीवेबल का। ठीक है, और इसमें चीज़ों को प्लेस कर दें और प्लेस करने के बाद जो फाइनल ट्रांसफ़र फिगर है वो आपके पास आ जाएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कमीशन वॉज 210, यानी 210 वॉज रिसीवेबल। रिसीवेबल इज़ अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग रिसीवेबल ब्रॉट फॉरवर्ड $210। ओके, बी कंफर्टेबल विद दैट। एक्सपेंस में अपोजिट चलता है, इनकम में रिसीवेबल डेबिट होता है। ओके, कमीशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वॉज 4850, तो जो आपने रिसीव की है बैंक डेबिट कमीशन रिसीवेबल क्रेडिट, वो हम यहाँ पर क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे। So what about the closing balance? They haven't said anything about the closing balance. Closing balance इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया है, तो there wasn't any closing balance। तो अब हम अपने इनकम स्टेटमेंट का जो ट्रांसफ़र फिगर है वो यहाँ से पिक करेंगे और वो इस साइड पे आएगा, इनकम स्टेटमेंट, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा 4850 माइनस 210, ये बनता है 4640, और ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो 4640 इज योर एंट्री। तो कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। अगर इसको हम जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, लेट मी पुट दिस ऑन वन साइड। अगर इस एंट्री को हम जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो बनेगा commission receivable debit 4640, income statement credit 4640। दिस शुड बी योर आंसर। तो हम अब इसमें से चूज करते हैं कौन सा ऐसा आंसर है। ए, कमीशन रिसीवेबल डेबिट इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, दिस लुक्स टू बी द करेक्ट आंसर। 4640 का एक और भी इधर, उसको भी देख लेंगे, उसमें रिवर्स हुआ हुआ है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट कमीशन रिसीवेबल क्रेडिट। सो ऑप्शन ए को आप कंफर्टेबली कह सकते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्विकली हम क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं। Question number 15 looks to be from bad and doubtful debt. Okay, Nola's financial year ended 31st December. She maintains a provision for doubtful debt of 5% of trade receivable. On 1st January 2021, the provision amounted to $800. On 31st December 2021, trade receivables owed 13,400, of which 600 was regarded as irrecoverable. How much was the provision for doubtful debt on 1st January 2022?
देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक इस सेंस में है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट increase decrease in provision as the correct answer, but they are not asking you the increase or decrease amount. They are asking you the provision level to be maintained at 1st January 2022 या at 31st December 2021, whatever you call it. ठीक है, इसको हम क्विकली वर्कआउट करते हैं. इसका सिंपल फॉर्मूला है, क्लोजिंग रिसीवेबल्स आपके हैं 13,400. इसमें सबसे पहले जो बैड डेट्स हैं, कंफर्म बैड डेट्स हैं आपके पास, उनको निकाल दें, क्योंकि प्रोविजन इज रिकॉर्डेड फॉर डाउटफुल डेट, नॉट फॉर बैड डेट्स. ठीक है, तो 12,800 आपके पॉजिटिव डेट्स हैं, यानी वो डेट्स हैं जिनसे उम्मीद है पैसे मिलने की. इसके 5% पे आपको मेंटेन करना है प्रोविजन. ठीक है, 5% ऑफ 12,800 कितना होगा? 10% होगा 1280, तो 5% होगा 640. ये आपका जो लेवल है, दिस इज द लेवल एट विच यू नीड टू मेंटेन प्रोविजन एट 31st December 2021 और 1st Jan 22. ये आपका आंसर है. ये नहीं पूछ रहा है कि लास्ट ईयर से आपको कितना इंक्रीज डिक्रीज करना है, आपको क्विकली कंप्यूट करके लेवल ऑफ प्रोविजन बताना है. एंड दिस इज ऑप्शन नंबर बी, 640, योर करेक्ट आंसर. ठीक है, तो बी केयरफुल, ओवर स्मार्टनेस ना किया करें, जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करें. क्विकली वी गेट ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16. After the financial statements for the year ended 30th April 2002 had been prepared, a trader discovered that closing inventory had been overvalued. What will be the effect of this error? देखिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री जब ओवर वैल्यू होती है तो आप क्विकली अपने माइंड में एक चीज़ बना सकते हैं कि देखिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आप ओवर लिखते हैं, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर हो जाएगी और प्रॉफिट आपका ओवर स्टेट हो जाएगा. ठीक है, ये आपको क्विकली दिमाग में आना चाहिए कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज़ अ नेगेटिव फिगर इन कॉस्ट ऑफ सेल. जब इसको बढ़ाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल डाउन होगी, कॉस्ट ऑफ सेल डाउन होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा. लेकिन नेक्स्ट ईयर जब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी और उसको वहाँ पर ओवर स्टेट करेंगे, तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज़ अ पॉजिटिव फिगर इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी बढ़ेगी और प्रॉफिट आपका डिक्लाइन करेगा सेकेंड ईयर में. ठीक है, जो फॉलोइंग ईयर होगा. अगर फर्स्ट ईयर में ये प्रॉफिट को ओवरस्टेट करेगा तो सेकेंड ईयर में ये मिस्टेक आपके प्रॉफिट को अंडरस्टेट करेगी. अब हम क्विकली अपने ऑप्शंस को व्यू करते हैं. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस एरर? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30th April 2022, जो करंट ईयर है, दैट विल बी ओवरस्टेटेड. यस. कैपिटल ऑन 30th April 2022 ओवरस्टेट. जब प्रॉफिट आपका ओवरस्टेट होगा तो कैपिटल भी आपका ओवरस्टेट होगा, क्योंकि जो भी आपका प्रॉफिट फिगर होता है दैट इज एडेड टू योर ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज क्लोजिंग कैपिटल. तो प्रॉफिट आपकी कैपिटल को इंक्रीज करता है, ड्राइंग्स कम करती है. तो अगर प्रॉफिट ओवरस्टेट होगा तो डेफिनेटली कैपिटल भी ओवरस्टेट होगा 30th April को. अच्छा, जो फॉलोइंग ईयर है 30th April 2023, उसका प्रॉफिट अंडरस्टेट होगा. ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन डेफिनेटली, क्योंकि इसमें सब चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं कि फर्स्ट ईयर प्रॉफिट ओवरस्टेट होगा, कैपिटल भी ओवरस्टेट होगा और सेकेंड ईयर अंडरस्टेट होगा. बाकी सब में कहीं ना कहीं हम एक नज़र क्विकली देख लेते हैं, कोई ना कोई इशू है जिससे हमें डाउट नहीं हो रहा कोई कि कोई और आंसर भी हो सकता है. वी क्विकली गेट ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17. Mariam owns a business providing accounting services. She provides the following information for the financial year ended 31st March 2022. फीस ओड बाय क्लाइंट, ये इनकम अकाउंट है, ये बात आप क्लियर समझ लें कि ये कोई सर्विस प्रोवाइडर है, इसके क्लाइंट्स हैं, तो ये उससे रेफरेंस से इनकम अकाउंट बना रही है. जो क्लाइंट्स फ़ी ओ करते हैं वो 4500 है. ओपनिंग फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम क्लाइंट दैट इज़ 22,500. और क्लोजिंग जो रिसीवेबल है क्लाइंट्स का वो 1500 है. What was the amount of fees showed in the income statement for the year ended 31st March 2022? आपको सिंपली एक इनकम अकाउंट ड्रॉ करना है, उसमें ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल और जो अमाउंट रिसीव है वो डाल के इनकम स्टेटमेंट का फिगर एक्सट्रैक्ट करना है. अगेन दिस इज़ अ सिंपल एडजस्टमेंट क्वेश्चन. ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं लूज करने चाहिए. ठीक है, नाउ दिस इज फीस अकाउंट, फी रिसीवेबल अकाउंट. क्विकली आपने ओपनिंग रिसीवेबल लिखना है. ओपनिंग रिसीवेबल इज 4500
amount received during the year was 22,500, closing receivable carried down, that is 1500, और यहाँ आपका जो इनकम स्टेटमेंट का ट्रांसफ़र फिगर है वो एज बैलेंसिंग फिगर क्विकली आ जाएगा. ठीक है, ये 22,500 प्लस 1500 24,000 टोटल बनेगा. And 24,000 minus 4,500 is 19,500. This should be your answer. Let me check. In 19,500 ऑप्शन नंबर ए हमारा आ रहा है 17 में. 17 ऑप्शन नंबर ए 19,500 इज द करेक्ट आंसर. ये स्कोरिंग क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाना, क्विकली इसको सॉल्व करना है विद इन नो टाइम. Question number 18. Which item would not appear in appropriation account of partnership? Again, a simple scoring question. Format पता है तो आप इसको within seconds कर सकते हैं. Interest charge on partner drawings होता है appropriation account में. Interest paid on loan from partner, not part of appropriation account. Interest paid on partner's capital, yes, it is part of appropriation account. Salaries paid to partner, again, part of appropriation account. So it's clear, option number B. Interest paid on loan from partner, this is not part of appropriation account. Format याद है तो within 5 second आंसर इसका आना चाहिए. Question number 19. Carol and Dennis are in partnership sharing profit and losses in the ratio 2:1. Dennis current account balances were as follows. ओपनिंग बैलेंस है करंट अकाउंट का $2,000 डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस है $7,000 क्रेडिट. ठीक है, ये करंट अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है. She had made no drawings during the year. What was the total profit made by partnership in the year ended 30th April 2022? बेसिकली यहाँ पर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फिगर नहीं दिया हुआ, कोई ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई सैलरी, कुछ नहीं दिया हुआ. इसका मतलब है सिंपली इसको जो प्रॉफिट का शेयर है वो मिल रहा है. अगर कुछ ना गिवन हो तो हम यही अज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट शेयर ही मिलेगा पार्टनर को. ठीक है, अगर आप इसको मैथमेटिकली वर्कआउट कर सकें गुड, लेकिन नहीं कर सकें तो आपने क्या करना है, एक क्विक करंट अकाउंट आपने बना लेना है डेनिस का. डेनिस करंट अकाउंट. अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस जो है वो 2000 डेबिट है ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग 7000 क्रेडिट है. तो क्लोजिंग का ऑफकोर्स कैरीड डाउन आएगा यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस का 7000 क्रेडिट. इसका मतलब ये है कि जो डेनिस को प्रॉफिट शेयर मिला है, मैं बहुत कैजुअली लिखता हूँ यहाँ पे, ये एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि आप जो पर्टिकुलर्स लिखें वो इस तरह लिखें. ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए हम एक कैजुअल वर्कआउट करते हैं. फॉर्मली जो पर्टिकुलर्स होते हैं, अगर फॉर्मल हम पेपर सॉल्व करेंगे तो वही लिखेंगे. इट्स अ कैजुअल वर्कआउट, सो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज. हम एक फॉर्मल पेपर में यानी पेपर 2 में जहाँ हम अकाउंट्स बनाते हैं वहाँ हम इस तरह से जो है वो एब्रीविएशंस में या अपनी मर्ज़ी से हम फिगर्स नहीं लिख सकते, अपनी मर्ज़ी से पर्टिकुलर्स नहीं लिख सकते. वहाँ हमें फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना है. तो ऑफकोर्स दैट शुड बी 9000, तभी अकाउंट बैलेंस होगा. तो हमें डेनिस का प्रॉफिट शेयर पता चल गया 9000. अब आती है मैथमेटिक्स. अगर डेनिस का प्रॉफिट शेयर 9000 है तो व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट मेड बाय पार्टनरशिप इन द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2022. तो डेनिस का अगर 9000 है तो टोटल प्रॉफिट क्या था. अच्छा, डेनिस और कैरल शेयर कर रहे हैं 2:1, यानी डेनिस इज गेटिंग 1/3. तो इफ 1/3 sorry 1/3 into total profit is 9000, then of course सीधी सी बात है total profit is 9000 multiplied by 3, $27,000. ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है. तो ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ से चूज कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 20 जो इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है. विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अगेन थ्योरी क्वेश्चन, क्विकली इसमें स्कोर क्या करें. इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. अ डिबेंचर होल्डर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी इज लायबल फॉर द डेट्स ऑफ कंपनी. डिबेंचर होल्डर हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, नो वन इज लायबल फॉर द डेट्स ऑफ कंपनी. लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का यही एक फ़ायदा है कि इसके जितने स्टेक होल्डर्स या ओनर्स होते हैं वो लायबल नहीं होते कंपनी के डेट्स के लिए. तो नोबडी इज़ लायबल फॉर द कंपनीज डेट्स. ठीक है, अ डिबेंचर होल्डर इज़ नॉट लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के जो ओनर्स होते हैं
वो ऑफ कोर्स लायबल होते हैं, लेकिन पर्सनली नहीं होते। कितने कंपनी के एसेट्स होते हैं उनको यूज़ करके वो डेट्स पे ऑफ कर सकते हैं। अगर वो इनसफिशिएंट होंगे तो फिर नहीं पे होगा, राइट। सो अ डिबेंचर होल्डर ऑफ कंपनी इज नॉट लायबल फॉर द डेट्स कंपनी। डिबेंचर होल्डर खुद ही इन अ वे एक डेट की फॉर्म है। अ पार्टनर इज लायबल टू पे बिजनेस डेट फ्रॉम पर्सनल ऐसे, यस। सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनर हो, दे आर पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स, बट इन अ लिमिटेड कंपनी ordinary shareholder, preference shareholder, or debenture holder are not liable to pay off personally any debts of the company. कंपनी अपने तौर पे अपने एसेट्स को यूज करके जो डेट्स क्लियर कर सकती है वो करेगी, पर्सनली कोई लायबल नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर वन जो है, ऑप्शन नंबर वन इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। Three, a shareholder of a limited company is responsible for company's debt. No, not at all. Four, a sole trader is responsible for all the debts of his business. Yes. Sole trader is responsible, partner is responsible. Debenture holder ho, preference shareholder ho, ordinary shareholder ho, they are not personally liable for any debts of the company. So option 2 and 4 are correct. Yani option number C is the correct option. Other options are not correct. So this was all for now. In this video, I posted solution for question number 11 to 20 for June 2022 O level paper 1. Inshallah, soon I'll post video for the remaining questions. Allah Hafiz.